अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आपके कोर्स का पहला लेक्चर है, तो अम, इसमें हम ज़रा थोड़ा-सा देख लेते हैं कि स्कोप क्या होगा। थोड़ा आइडिया आपको दे दूँ कि व्हाट दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मैनेजमेंट के ऊपर ये कोर्स है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट ये करूँगी कि आप सब लोगों को बेसिक्स मैनेजमेंट की पता होंगी, ठीक है? व्हाट आर द रोल्स ऑफ द मैनेजर, डेफिनिशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना जी? तो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, लेवल्स, फिर ठीक है? अ, फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं याद, तो ये समझ लें कि इससे पहले जो कुछ आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, द बेसिक मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो इस कोर्स का प्रीरेक है। तो आपकी जो मैनेजमेंट की किताब थी, उसको डस्ट करें और निकाल लें और ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें। क्योंकि मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक, मैं उस सबको रिपीट नहीं करूँगी, मैं ये अज़्यूम करूँगी कि जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, वो आपको ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है, इस लेवल पे। और उसको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया ना? ये कोई एलिमेंट्री कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, ये एक हायर कोर्स है जिसके अंदर बेसिकली मैं चाहती ये हूँ कि आप मैनेजमेंट को रीथिंक करें। जिस तरीके से मैनेजमेंट आपने पढ़ी है और इनफैक्ट काफ़ी आप में से लोगों ने शायद पढ़ाई भी हो। तो वो तो ये है कि वो तो बिल्कुल फंडामेंटल्स है ना, प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पे हम उसको रीथिंक करेंगे। वी विल लुक एट इट मच मोर क्रिएटिवली, मच मोर इन डेप्थ। और उसकी उसकी जो फिलोसॉफिकल बेसिस हैं, उसको हम क्लियरली समझेंगे, यानी कि व्हाट वाज़ द थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड इट। तो ठीक हो गया ना? उसको हम एनालाइज़ करेंगे और उसे हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आई विल बी अज़्यूमिंग कि आपको ये सब बेसिक्स आती हों दोबारा से। तो बेसिक अपनी जो भी किताब पढ़ी थी रॉबिन्स की, के कूल्स की, उसको निकालें और उसको ज़रा देखें कि उसमें जो उसके बेसिक टॉपिक्स क्या थे, राइट? और जो उसके जेनेरिक आइडियाज़ थे वो क्या थे? तो वो तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो और अब तो ख़ैर हर चीज़ नेट के ऊपर अवेलेबल होती है, जहाँ पे आप फँस जाएँ तो उसकी आप बेसिक्स निकाल सकते हैं, बट आई वुड बी अज़्यूमिंग कि वो आपको आती होंगी। ठीक हो गया? हाँ, यहाँ से हम आगे चलेंगे, तो रीथिंक करेंगे और एक ओपनिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, यानी कि आप मैनेजमेंट को ज़्यादा ब्रॉडली देखेंगे और उसको उसकी डेप्थ में ज़्यादा जाएँगे, ठीक है? सो दिस कोर्स इज़ बेसिकली फॉर द मोर इन्फॉर्म्ड एंड मोर मैच्योर स्कॉलर ऑफ मैनेजमेंट, नॉट जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी? तो बेसिक थिंकिंग्स के ऊपर ज़्यादा जाएँगे। अब आपने जो पहला कोर्स पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, उसमें जब डेफिनेशन मैनेजमेंट की पढ़ी होगी, तो एक तो फंक्शंस ऑफ द मैनेजर पढ़े होंगे, ठीक है जी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, वो यकीनन। और उसके अलावा आपने पढ़ा होगा दैट मैनेजमेंट इज़ अबाउट हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज़, ठीक है? और ये भी पढ़ा होगा कि इट इज़ अबाउट, शायद मे बी ग्रुप्स ऑफ पीपल की भी उसमें बात हुई हो, ऑफ कोर्स अ अल्यूडिंग टू द ह्यूमन रिसोर्सेज़। क्योंकि एट टाइम्स मैनेजमेंट को जो है वो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा लिंक किया जाता है, हालांकि वी डू अंडरस्टैंड दैट रिसोर्सेज कैन बी ऑफ मेनी types. They can be not only human resources, but they can be financial, um, they can be technological. In this era, technological resources and the overall handling of those technological resources very important. ठीक है ना? लेकिन कुछ जगह आपको डेफिनेशंस में हो सकता है कि इट्स मोर फोकस टुवर्ड्स द पीपल मैनेजमेंट, ठीक, राइट? अब बात तो ये है ना कि मैनेजमेंट का पर्टिकुलरली जहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन आएगी, तो आपको उसमें बहुत सारी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वेरिएशंस नज़र आएँगी, डिपेंडिंग कि आप कौन-सी किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब ये वेरिएशंस क्यों हैं? पहली तो बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हैज़ देयर बीन अ चेंज इन द वे मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड ओवर टाइम? ठीक है? और मैनेजमेंट की जो स्कोप है वो ओवर टाइम किस तरीके से
चेंज हुआ है और किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो इस कोर्स का काम है कि आपको ये एवोल्यूशन जो है, द वे मैनेजमेंट थिंकिंग हैज हैज चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड ओवर टाइम। अब ये एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जनरली जब उसके बारे में सोचा जाता है तो कहते हैं जी बंदर से शायद इंसान कैसे बना था, तो वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो ये है। लेकिन नहीं, एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप थॉट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि चेंज किस तरह हुए, ट्रेंड्स कैसे चेंज हुए। ये वर्ड एवोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन का मतलब है कि चीज़ जो है, थिंकिंग जो है, वो रिफाइन होती है ओवर टाइम, ठीक है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी यही कहती है ना कि एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से एक थिंकिंग इंडिविजुअल ओवर टाइम ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, ठीक है ना? ये थ्योरी बताती है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि एक एक सिंगल मतलब बिल्कुल बेसिक यूनिट से किस तरीके से एक एक हायर लेवल की चीज निकलती है। तो जब इसी को हम अप्लाई करते हैं ऑन थॉट्स, तो इट मीन्स कि कैसे एक बेसिक आइडिया जो है वो ओवर द टाइम ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है टू द एक्सटेंट कि इवेंचुअली उसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी वो बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सके, ठीक है? तो नॉलेज भी इस तरीके से बढ़ती है। अब ये याद रखें कि जो एवोल्यूशन है थिंकिंग के अंदर, ये सिर्फ मैनेजमेंट साइंस में नहीं हुई, या सिर्फ ये तो ओवरऑल नॉलेज में, ह्यूमन नॉलेज जो है ये ओवर टाइम ग्रो की है। और वो इसलिए आपको ये भी नज़र आता है कि जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई हैं, ठीक है? ये जो टेक्नोलॉजी, लाइफ हैज़ बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स, और एज़ अ रिज़ल्ट आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज भी जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, ह्यूमन नॉलेज जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, इट लीड्स टू developments in the way the society functions, ठीक है? ये मैं इट्स बाय नो मीन्स लिमिटेड टू ओनली मैनेजमेंट साइंस। सो ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये काइंड ऑफ मैप कर रहा है द वे द ह्यूमन सोसाइटीज आर जनरली बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट साइंस है या कोई भी नॉलेज है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? तो अब हम ये देखेंगे, देखिए ना, मैंने आपको बताया था बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, राइट? किसी भी एक पॉइंट इन टाइम के ऊपर हम डिस्क्राइब करते हैं द वे द थिंकिंग इज एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है? क्योंकि वो उस जमाने के हिसाब से रेलेवेंट होता है। लेकिन जब आपने पूरा स्कोप देखना है किसी डिसिप्लिन का, तो आप उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देखेंगे, ठीक है? अगर आप वाकई उसकी उसकी ब्रेथ, उसका कंप्लीट स्कोप और उसकी डेप्थ को समझना चाहें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मतलब हाउ इट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम द पास्ट एंड व्हाट इज़ इट्स फ्यूचर कोर्स गोइंग टू बी। तो अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस लुक एट समथिंग व्हिच मैंने उसको समराइज़ किया है या क्रिस्टलाइज़ किया है। सो दिस इज स्कॉलर्स माय ओरिजिनल वर्क। अगर आप ये कहीं लिखना चाहें तो प्लीज इसको अनपब्लिश्ड वर्क डॉक्टर फरीदा फैसल से ही कीजिएगा, क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई हैव क्रिएटेड फॉर यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वो मैं सोर्सेज भी आपको बताऊंगी। अभी ये अनपब्लिश्ड है, बट आई माइट पब्लिश इट समडे। तो आपने अगर इसको रेफर करना हो तो डू डू गिव, मुझे मेरा रेफरेंस जरूर दीजिएगा। लेट मी शेयर इट विथ यू। यस, हियर वी आर। तो हम सबसे पहले एक्सक्यूज मी, व्हाट आई, ये जो चेंजिंग ट्रेंड्स है ना, आई वुड लाइक टू नेम देम एज पैराडाइम शिफ्ट्स। इट्स नॉट जस्ट दैट these trends change for nothing,
उसके पीछे रीजंस होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर्स चेंज होते हैं, और उन वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर्स जैसे जैसे चेंज होते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री जिस तरीके से चेंज होती है, और जो चेंजेस सर्कमस्टांसेस होते हैं, एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसकी वजह से थिंकिंग भी बदलती है। तो मैंने इसको थोड़ा-सा मैप किया हुआ है, ये हिस्टोरिकली एम्बेडेड है, ठीक है? इसको आप पैराडाइम शिफ्ट्स भी कह सकते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट एग्ज़ैक्टली डू वी मीन बाय पैराडाइम। पैराडाइम होता क्या है? मैंने यहाँ पे बताया, देखो, नॉलेज जो है, अब वो उसको अगर आप डिवाइड करें, तो किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज स्टार्ट्स विद अ कॉन्सेप्ट, राइट? किसी भी डिसिप्लिन की जो नॉलेज होती है, उसका बेसिक यूनिट जो है ना, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट्स जब आप लोग एक आप समझ लें कि नॉलेज को आप इट बिकम्स जितना उसको आप क्वांटिटेटिवली वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को फिर आप कॉन्स्ट्रक्ट्स और वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है? बेसिक यूनिट जो है वो किसी का भी एक आइडिया है, जिसको कॉन्सेप्ट भी कहा जा सकता है। नॉलेज का जो बेसिक यूनिट है वो आइडिया या कॉन्सेप्ट है, राइट? इन कॉन्सेप्ट्स को लेके इन कॉन्सेप्ट्स को लेके जो है, इनकी जब रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश की जाती हैं, सो सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हेन देयर रिलेशनशिप्स आर एस्टैब्लिश्ड, इनिशियली तो वो एक हाइपोथेसिस होता है ना कि दो कॉन्सेप्ट्स में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, या कोई कॉजल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो उन उसके बाद उस कॉजल रिलेशनशिप को के बारे में आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उन हाइपोथेसिस को जो है वो वैलिडेट किया जाता है। खास तौर पे पॉजिटिविस्ट थिंकिंग के अंदर तो ऐसा ही है कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया जाता है, और फिर ये टेस्ट किया जाता है। उसको टेस्ट किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है कि जो हाइपोथेसिस बनाए गए थे अबाउट दीज़ कॉन्सेप्ट्स, क्या वो ट्रू हैं? तो दैट्स व्हाई taking these concepts and then relating them to one another and validating them then in some way or the other, it may be वो quantitatively validate हो सकती हैं concepts के जो relationships हैं, तो वो theories बन जाती हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स रिसर्च जो है वो उसको इंडक्टिवली भी कर सकती है। आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च का पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट? तो जब आप जो हाइपोथेसिस बेस्ड रिसर्च है वो डिडक्टिव जो है वो अप्रोच है, उसके उससे भी थ्योरीज जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। कई दफा इंडक्टिवली भी थ्योरीज की जाती हैं, लेकिन बेसिकली इट इज अबाउट द connecting of the concepts. So concepts build theories, and many theories then give rise to the paradigm. Paradigms are the world views. Okay, so each of these paradigms is going to be then supported by certain theories. So पैराडाइम बहुत सारी थेरीज मिलके एक जनरल वर्ल्ड व्यू जो है वो कंस्ट्रक्ट करती हैं। और ये बात याद रखें कि ये जो वर्ल्ड व्यूज हैं, ये बनते हैं गिवन द कंडीशन ऑफ दैट और द circumstances through which the world history and the world economy is passing through, उससे कंस्ट्रक्ट होते हैं पैराडाइम। एंड you know in all fields of knowledge, but also definitely in मैनेजमेंट साइंस। और मैनेजमेंट साइंस की जहां तक बात है, देखें, जो बेसिक डिसिप्लिन है कहा जा सकता है, वो मैं आपको बताऊं कि सारी सोशल साइंसेस की जो बेसिस है वो आती है फिलॉसफी से, ठीक है? फिलॉसफी से। फिलॉसफी इज द उसकी बेसिक जो थिंकिंग है, या जो हार्ट है ऑफ एनी सोशल साइंस, दैट इज द फिलॉसफी, राइट?
और उसके बाद जो क्लोजली कनेक्टेड मैनेजमेंट साइंस से डिसिप्लिन है वो इकोनॉमिक्स का है। सो देखें, फिलॉसफी तो ये ग्रीक्स के टाइम से थिंकिंग की डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो तो फिलॉसफी है जो कि बेसिक लॉजिक को डिफाइन करती है। लेकिन उसके बाद उस क्योंकि वो जैसे जैसे साइंस जो है वो मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स हो गई और लॉजिक स्टार्टेड बीइंग अप्लाइड टू वेरियस फैसेट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन आती चली जा रही है। वाई स्पेशलाइजेशन की जरूरत क्या है? स्पेशलाइजेशन की जरूरत यह है क्योंकि द बॉडी ऑफ नॉलेज इज increasing at such a rapid rate that you need to understand various facets of human behavior specifically, और उसमें भी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है। आप देखें ना, अम, अम, कोई भी फैसेट आप ह्यूमन बिहेवियर का ले लें, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट लेते हैं ह्यूमन बिहेवियर का, व्हिच मींस के प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक बिहेवियर आ गया ना, कि एंड एक्सचेंज पर्टिकुलरली of things. Why do people do that? And when they have scarce resources and unlimited wants, then how do they behave? तो ये एक इकोनॉमिक बिहेवियर आ गया। तो इकोनॉमिक बिहेवियर के अंदर फर्दर फिर आप जो है वो इन द 1900s, देखिए यहाँ से शुरू करें, 1900s में ये है कि भाई ठीक है कि अगर प्रोडक्शन है और आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसके बाद उनको जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली किस तरीके से यूटिलाइज करना है इन ऑर्डर टू गेट टू अ सर्टेन गोल। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को भी फर्दर इसके अंदर जब आपने उसको समझ लें कि फोकस कर दिया टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है, between a goal oriented behavior and also towards the using of resources, not just the using of resources. Now economics says that resources are limited and wants are unlimited, fine, okay. Management science, what it does is that it further focuses on the resources, that how these resources can be used efficiently and effectively. अब जो पूरा केस मैं यहाँ बता रही हूँ वो ये कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ओवर टाइम इसकी जो बेसिक आइडियाज है अबाउट what is efficiency, what is effectiveness, that is evolving. Evolving is not just changing. Evolving is means getting broader, increasing, becoming more and more diverse. ऐसी बात नहीं है कि जो पिछले आइडियाज हैं वो अब खत्म हो गए हैं, नहीं। ये जो मैं आपके सामने पैराडाइम शिफ्ट्स की बात कर रही हूं, मैं पहले ही ये बात आपको समझा दूं कि पैराडाइम शिफ्ट्स का मतलब ये कतन नहीं है कि पिछला पैराडाइम खत्म हो गया है, नहीं। So you must understand, it is not that one has ended and therefore the other has started. No, it means that in order to get from here to here, it has been an evolutionary process, which means that over time, it is becoming more and more and more complex. Okay, so the science is also had to respond to this increase in the complexity of this entire system, ठीक है। सो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो, अब बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, competition for the scarce resources is going to increase. Okay, so as a result, आपका जो एफिशिएंसी के और इफेक्टिवनेस के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई व्हाट यू नीड टू डू ओवर टाइम इज टू completely rethink what are resources, what are the
कौन से वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को डिजाइन किया जा सकता है कि इन रिसोर्सेज के बारे में थिंकिंग चेंज हो. That's very important. That is the, you know, opening up and thinking about opening up of the mind and thinking about it in a much more in a much more complex and mature way. ठीक? So it's about resources, and it is about using these resources efficiently and effectively, right? लेकिन resources जो है, और within a particular organizational framework, ठीक, management science and organization science are related to one another very closely. और ये मैं एक आपको उसमें भी दिखाऊंगी, जो मैं रीडिंग आपको दूंगी उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट एंड साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन साइंस आर रिलेटेड वेरी क्लोजली. मैं इसका डिस्टिंक्शन कुछ जगह होता है लिटरेचर में, जो मैं आपको आर्टिकल दे रही हूँ उसमें उन्होंने इसको डिस्टिंक्शन की हुई है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल साइंस एंड मैनेजमेंट साइंस, बट आई वुड नॉट डू दैट. देयर इज नो नीड टू डू दैट. ठीक है, क्योंकि both of them describe the way resources are properly utilized effectively and efficiently, right? Resources, और resources जो मैंने शुरू में ही कहा है कि that too we don't have to necessarily think about resources only in terms of the human resources. No, that idea also needs to be broadened. But how did it all start? ये 1900 से जो start हुआ है, देखिए बात ऐसी बात नहीं है कि management was not taking place before the 1900s. In fact, since I think human activity started, management has been there. ठीक? But yes, times were very simple, so therefore it was easier to manage. And secondly, I think management was not considered, it was certainly a practice, but there were no formal organizations doing that, at least not scientifically. There was no body of knowledge particularly focused at how work was being structured. Okay? How people were working, how the resources were being utilized. There was no scientific body of knowledge which was describing it. ठीक है? तो that needs to be understood very well, that I have started it from the 1900s. The reason for that is that because in 1909, okay, Frederick Winslow Taylor published his book Principles of Scientific Management, and it's basically there may be a difference in thinking, and some people may be, you know um, uh, starting from some other date, uh, but some writers may be thinking in terms of other authors who have this title of father of management, maybe given to some other theorists and other writers. But if you ask, in my opinion, I think that very rightly, Frederick Winslow Taylor, is I think rightfully considered as the person whose work so clearly mesmerized. It changed the way people were doing were managing an industrial organization. ठीक है? तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट में ये एक तहलका जो पहली दफा मचा, वो 1900s में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. It was at this time where management was defined as a discipline and as a science on its own, not just as a part of other disciplines, other social sciences like psychology. Philosophy, to maine kaha hai na, it's the mother of all social sciences. Philosophy, and then after that, economics and psychology. उनसे separate होके management science it emerged
So it emerged as a discipline in its own rights, right? Because economics एक broader picture को देखती है, ठीक है, जिसके अंदर के वो resources की जो utilization है उसके ऊपर उसका फोकस नहीं है, बट मैनेजमेंट साइंस जो है वो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के ऊपर एक फोकस रखते हुए ये देखती है कि विद इन एन formal organizational framework, right, where work is formalized in organizations which are highly structured, ठीक है, उन organizations का एक structure है, which means people people and communication, उसका जो आपका देखिए एक डिजाइन है, इट हैज बीन डिजाइंड इन अ वे such that the resources will be used optimally, और optimally से मेरी मुराद efficiently and effectively है। तो ये वो टाइम है, लेकिन what this era is representing overall, अब ये याद रखें कि ये टाइम एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का है। सो ऐसी बात नहीं है कि it's just Taylor scientific management. In fact, Taylor is preceded by Max Weber, and I believe कि Max Weber की theory of bureaucracy is a very very relevant um, you see piece of literature, very very influential and very relevant for the management science thinking, ठीक है, and it has been लेकिन मसला पता है क्या है कि टेलर जो है वो ही वाज एन अमेरिकन, बेसिकली एक अमेरिकन इंजीनियर था, ही वाज राइटिंग इन इंग्लिश। वेबर वाज जर्मन। तो वो कई दफा एंग्लोफोन में आते आते इंग्लिश में आते आते जो है वो टाइम लग जाता है, लेकिन इसकी थ्योरी जो थी दैट टू वाज अबाउट द वे एक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक वेरी वेल एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। हाईली स्ट्रक्चर्ड से मुराद मेरा क्या है कि जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका चार्ट है वो वेरी क्लियरली जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन वो इस्टेब्लिश्ड होता है और उससे डिविएशंस बहुत कम होती हैं, ठीक है, who is reporting to whom, ठीक है, what are the lines of communications, etc etc। so ये highly structured जो organization है, for example एक military organization, it needs to be highly structured because the control is very very necessary there, ठीक है। तो इस किस्म की जो एक एक इसको उसने कहा, the word that Weber used for that was bureaucracy। तो आपने अब करना क्या है कि ये मैक्स वेबर की थ्योरी क्या थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, इसको हम ओवर द कोर्स ऑफ दिस मतलब ओवर इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे, ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम विद वी विल लुक एट दीज थ्योरीज इन डिटेल सेपरेटली एज वेल। तो अब देखो ना, ये 3 थ्योरीज की मैंने बात की है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे नाम आप और ऐड कर सकते हैं जो कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने इसको क्या नाम दिया है, क्लोज्ड रैशनल सिस्टम का, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का, ठीक है। देखिए जी, मैंने यहाँ पे सिस्टम्स टर्मिनोलॉजी जो है इसके लिए यूज की है। अब सिस्टम का भी होपफुली आपको पता होना चाहिए, सिस्टम्स अप्रोच आपने अपने मैनेजमेंट की क्लास में, बेसिक मैनेजमेंट की क्लास में पढ़ा होगा कि जी दिस एन इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स टर्मिनोलॉजी है ये तो बाद में डेवलप हुई थी, ये तो यहाँ पे जाके कहीं डेवलप हुई थी, लेकिन उस उसमें भी इस टाइम पीरियड को इस ईरा को डिफाइन जब किया जाता है तो इसको क्लोज्ड रैशनल सिस्टम कहा जाता है। जो मैंने ऑथर्स जिनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, इन्होंने इसको क्लोज्ड रैशनल सिस्टम खुद नहीं कहा था, दे वर द pioneers basically who were making this into
a science at that time, but later on it came to be called as the closed or the rational system. So ये 1900 से 1930s तक क्यों कह रहे हैं? हालाँकि जो 2 नाम मैंने आपको लिए हैं, हेनरी फ्योल का, मैक्स वेबर का, वो इससे प्रीडेट करते हैं। लेकिन ये मैक्स हेनरी फ्योल आई थिंक फ्रेंच एंड मैक्स वेबर वाज़ जर्मन। तो इनका काम जो है वो एंग्लोफ़ोन लिटरेचर या इंग्लिश बेस्ड लिटरेचर के अंदर तब ज़्यादा पॉपुलर हुआ आफ्टर टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि ये टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो बेसिक थिंकिंग है ना, ये उसके उसको ऐड करते हैं, उस वही पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। और वो पर्सपेक्टिव क्या है? जो देखें, ये है क्लोज्ड रैशनल सिस्टम का। तो अगर हम इसको एक वर्ल्ड व्यू समझें, ये वो वर्ल्ड व्यू है जहाँ पे मैनेजमेंट की जाती है फॉर कंट्रोल। ठीक? फॉर कंट्रोल, फॉर बेटर कंट्रोल। यहाँ पे कई वर्ड मैंने यूज किया, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब ये है कि द यू सी इट्स अ टॉल एंड लीन स्ट्रक्चर। टॉल एंड लीन स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि बहुत सारे लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऊपर जो पिनिकल है, जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है उसमें, और जो बिल्कुल नीचे बंदा बैठा हुआ है उसमें बहुत सारा डिस्टेंस है। तो जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है उसकी थिंकिंग पता है क्या है? कि उसने अपने सारे नीचे वालों को कंट्रोल करना है, और वो वेरियस लेवल्स है, और हर लेवल वाला बंदा अपने से नीचे लेवल वाले बंदे को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि एक मैनेजमेंट जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी आए ओवर टाइम। आप समझ रहे हैं? स्टेबिलिटी आए ओवर टाइम। सो देखिए, मैंने यहाँ पे इसीलिए इसको प्लानिंग एंड कंट्रोल मैंने लिखा भी है, कि इसके पीछे जो फिलॉसफी है या इसके पीछे जो बेसिक इसकी थिंकिंग है, वो ये कि मैनेजमेंट शुड बी डन फॉर प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल। नाउ लेट, प्रोग्रामिंग से मुराद मेरी है बेसिकली यहाँ पे कि लोगों को पता हो कि हर बंदे ने करना क्या है। ठीक? मैनेजमेंट इज अबाउट प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल, हर बंदे ने करना क्या है, और जो चंद लोग जो हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो नीचे वाले लोगों को, हु मे बी मोर इन नंबर, उनको कंप्लीटली कंट्रोल कर सकें। यानी कंट्रोल से मुराद ये है कि देख सकें कि जी उनका जो क्या काम है, और क्या वो काम जो है वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हो रहा है कि नहीं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है? अब ये जो वर्ल्ड व्यू है, इसके अंदर क्या देखिए, अब आप खुद इसके बारे में सोचें ना, कि ये एक क्लोज्ड वर्ल्ड व्यू है, कि जितने लोग हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए। कोई थिंकिंग है कि बाहर से जो इन्फ्लुएंसेस आएंगे, जो चेंज होगा, हम कैसे चेंज करेंगे? नहीं, नहीं। यानी स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक? स्टैंडर्डाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट इज दैट whatever resources that we have within the system, ठीक है, जिसके साथ सिस्टम बिल्ड किया गया है, उनको जो है वो मैनेज किया जाए ओवर टाइम, एंड नॉट नेसेसरली think about what is happening in the rest of the world. Just control what is in air, what is with you. अब ये तो एक क्लोज थिंकिंग ही हो गई ना। ठीक है, वेल, जो टाइम पीरियड था और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसके अंदर डेफिनेटली वो हाल, उस वक्त की कंडीशंस ऐसी थी कि थिंग्स वर बीइंग बिल्ड अप। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो थी वो कोई इतनी उसके अंदर सडन और रैपिड चेंजेस तो नहीं आ रही थी ना। ये 1900s का टाइम है। तो उस वक्त एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लॉट्स ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, ज्यादातर मैनुअल लेबर होती थी एट दैट टाइम। ठीक है, मैनुअल लेबर के ऊपर काम। तो जब ह्यूमन बीइंग्स को, इतने सारे ह्यूमन बीइंग से एक मिला के उनसे एक पर्टिकुलर काम आपने अचीव करवाना है, तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज एट दैट टाइम, गिवन द कंडीशंस ऑफ द टाइम। अब देखो, मैंने जो इराज आपको दिए हुए हैं, ये इसीलिए दिए ताकि आप इस बात को समझो कि एक पर्टिकुलर जो पैराडाइम होता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो अलाइन कर रहा होता है उस
दौर की, उस ईरा की कंडीशंस के साथ, ठीक है? तो ये अब क्लोज सिस्टम इसलिए क्योंकि एट दैट टाइम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैड जस्ट started to evolve, and so a lot of work was being done manually, and that's why control was needed. तो principles जो हेनरी फ्योल का काम भी है, वो भी आप देखिएगा कि it tries to find the best possible way of doing some manual labor, ठीक है? तो वो कहते हैं जी उसको साइंटिफिक तरीके से ढूंढें किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल काम हो सकता है। इसी तरह इनसे पहले जो आप मैक्स वेबर या हेनरी फ्योल का काम भी देखेंगे, उसने जो है वो फंक्शंस ऑफ द मैनेजर को बताया हुआ है कि जो है वो किस तरीके से एक मैनेजर कौन-कौन से फंक्शंस परफॉर्म उसे करने चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से प्रोग्राम कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके और कंट्रोल कर सके। ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग इस वक्त की जो थी, वो उसमें बेसिकली लीडिंग और का एलिमेंट हेनरी फ्योल ने नहीं बताया। अब आप जाके दोबारा से देख के आओ, बल्कि थोड़ा-सा इसके ऊपर जो आपको मैं असाइनमेंट भी दूँगी, उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप देखें कि मैक्स वेबर की थ्योरी में एग्ज़ैक्टली था क्या, उसके टेनेंट्स क्या थे। मैं नहीं बताऊँगी, आई एम नॉट गोइंग टू गो इंटू दैट, ठीक है? और टेलर के प्रिंसिपल्स क्या थे, अब आपने इन तीनों के सबसे पहले जब आप ये असाइनमेंट इससे रिलेटेड आंसर करने लगे, तो गो ऑन द वेब, इट्स वेरी सिंपल, फाइंड आउट, एक बुलेट पॉइंट्स बना दें कि मैक्स वेबर के जो प्रिंसिपल्स थे क्या थे, टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या थे और हेनरी फ्योल के कौन से थे, और ये भी कि इनसे रिलेटेड दूसरे जो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड इनके ऑथर्स और कौन-कौन से थे, ठीक है? जो जनरल मैनेजमेंट के या आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के या जो ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है। बट बेसिकली ये टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इससे फिर इस स्कूल ऑफ थॉट से फिर आगे बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिनके नाम आप लिख के लाएँ, बल्कि अपनी अपनी आप जो आप इसके ऊपर असाइनमेंट बताएँ उसमें डेफिनिटली उनके नाम लिखें, जो कि स्कूल ऑफ थॉट को या साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल को जिन्होंने आगे लेके चले हैं, टाइम एंड मोशन स्टडीज में जिनके काम हुए हैं, ठीक? तो ये लेट्स लुक एट दिस पैराडाइम अगेन। अब आप जब देखने लगे तो अब शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत इसी चीज से हुई है क्योंकि ये ज्यादा लोगों को जो कि एक मैनुअल लेबर कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, जिसको यहाँ मैंने लिखा है प्रोग्रामिंग, और उसके बाद उनके काम को कैसे इंश्योर करना है कि वो एक मतलब अपना जो काम है उसको कंप्लीट कर लें बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स व्हिच आर सेट टू देम। सो बेस्ट मैनेजर कौन है कि जो स्टैंडर्ड सेटिंग करे और स्टैंडर्ड सेटिंग के बाद इंश्योर करे कि जितने लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। सो दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ efficiency here, that setting the standard and also making sure that people who are working under you are meeting those standards। अब अगर आप इसकी ओरिएंटेशन देखो तो वो क्या है? वो है कि जो एक सिस्टम है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, लोगों को कंफ्यूजन ना हो, उनको पता हो कि क्या करना है, और एक मशीन की तरह। अब ये याद रखिए, देखें द वर्ड भी मैंने यहाँ मैकेनिस्टिक यूज किया हुआ है, स्ट्रक्चर इसका है ही मैकेनिस्टिक, व्हिच मींस दैट लाइक अ मशीन पीपल आर जस्ट डूइंग देयर वर्क, ठीक है? अगर आप इसका टेलर के काम को देखें तो उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर की भी उसने बात की है। बाय नो मीन्स दैट ही उसने डिवीजन ऑफ लेबर सबसे पहले बात की है, एक्चुअली वो तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 में उसने बात की थी, लेकिन इसने उसको जो है ना वो ऑपरेशनलाइज काइंड ऑफ किया है। तो वो क्या कहता है कि जी सो डिफरेंट वेज इन विच दिस वर्क कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड फॉर्मलाइज्ड। अब ये जितने भी आप इसके अंदर जो मैंने थेरिस का नाम लिखे हैं, इन्फ्लुएंशियल थेरीज ऑफ एंड फ्रेमवर्क ऑफ दैट नाम लिखे, वो आप देखिएगा कि वो यही इसी को ऐड कर रहे हैं, इसके डिफरेंट डायमेंशंस आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से
इस ऐसे लोगों से काम करवाया जा सकता है कि सिस्टम जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, वो खुद ब खुद चलता रहे आगे, ठीक है? तो इंटरनल इंटीग्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ कंट्रोल इज़ इम्पोर्टेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ द इश्यू विद दिस अप्रोच, अच्छा सिमिलरली चले इसको मैं आई विल कम बैक टू इट। इसी तरह जो आपका डिजाइन है वो है कि जहां पे जो फंक्शंस ऑफ द मैनेजर हैं दे आर वेरी सीन वेरी जेनरिकली, दे आर सीन वेरी जेनरिकली डिवाइड किया है जी। अभी हेनरी फ्योल का चीज आप पढ़े तो अब वहां पे भी आप देखेंगे कि फंक्शंस क्या क्या काम करने चाहिए लेबर को, क्या काम करने चाहिए मैनेजर को, वेरी क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, इसी तरह अब इसकी वजह से क्या होता है कि डिसिप्लिन आता है एक मैनेजमेंट में, ठीक है? सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, नो रेबेलियन एनीवेयर, नो कंफ्यूजन एनीवेयर, no worker just sitting around and wasting their time or just doing their work in a certain particular way and getting the same wages. No, rather working together in such great harmony, like it is they are parts of a well oiled machine. और ये words भी इन्होंने यूज किए हुए, stability and efficiency। अब यानी कि the most important effectiveness criteria is that there is stability, which means that the system keeps on working without having any hurdles, and efficiency also, that minimum resources are being used, minimum resources are being used। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडन करूंगी ओवर टाइम। ये थिंकिंग नहीं है कि ओवर टाइम हम रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएं, नहीं, जो रिसोर्सेज हैं उनको हम उसको हम मोर एफिशिएंटली किस तरह यूज कर सकते हैं। तो ये क्योंकि टाइम इस किस्म का था, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का टाइम था, दैट इज व्हाई टेलर की थिंकिंग ने बहुत तहलका मचाया और दुनिया भर में इसके मॉडल को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, दुनिया भर में इसके मॉडल को अडॉप्ट किया गया। याद रखें कि ये 1930s का है। अब जरा थोड़ा सा हम देखें अपने कॉन्टेक्स्ट में भी आके देखें, यहाँ क्या हो रहा होगा हमारे मुल्क में। हम ऑब्वियसली हम एट दैट पार्ट वी वर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड इंडिया एंड वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। सो सर्टनली ये जो अगर जो आपका ब्रिटिशर्स थे, they were also adopting this same strategy, and really it is amazing what the Britishers achieved in the subcontinent. I mean, a small force, and they just took over and they established their मतलब उन्होंने इसको they became the rulers, right? So how they were able to, a small group of Britishers were able to dominate an entire subcontinent, उसके पीछे जो है many kind of strategies were there, but certainly their management systems were impeccable given the time, okay, given the time and what was expected, ठीक। colonialism was uh, it was justified as a as the best possible outcome because the colonial people were helping to utilize the resources best, ठीक है। while the जो locals थे at that time, they were bickering and fighting with one another, and their management systems were archaic, not up to the mark, so certainly they were taken over by this small group of people, right? So colonialism at this point in time made sense, and it was about control। अब आप इसी फ्रेमवर्क से हिस्ट्री को एनालाइज करें तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आएगा, एंड आपको समझ में आना शुरू, यस इट मेक सेंस कि क्यों जो है वो हम वी केम अंडर कॉलोनियल रूल, बिकॉज उनका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर था इट वाज अबाउट प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल, टेल देम व्हाट टू डू। इसीलिए तो उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जिस किस्म का डिजाइन किया था
जो बाय द वे आज तक हमने चेंज नहीं किया। पूरा का पूरी दुनिया चेंज हो गई। These the Britishers left, but we have still not improved our structure. हमने वही जो सिविल सर्विस है 90% उसको वैसा ही रखा हुआ है जैसा कि पुराने जमाने के अंदर ये हमारे कॉलोनियल मास्टर्स छोड़ के गए थे, बट एट दैट टाइम वो प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल ही कर रहे थे। However, times change, thinking, and when times change, thinking has to adapt to it. And sometimes what happens is that thinking in itself becomes the engine due to which times change. ठीक, ये वाली thinking के does first thinking change or first the times change, ये एक आर्टिकल जो मैं आपको दे रही हूँ वो इसको एनालाइज करता है। मैंने वो आर्टिकल जब पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि मुझे लगा कि ये चिकन एंड द एग क्वेश्चन है कि पहले अंडा आया था, मुर्गी आई थी। इसी तरह ये है कि पहले थिंकिंग होती है कि पहले जो है वो आपका कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशन थिंक जो अ, आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी नॉलेज है, वो कंस्ट्रक्ट करती है आपकी फ्यूचर की आपके सिस्टम्स को या आपके फ्यूचर की कंडीशंस को वो कंस्ट्रक्ट करता है जो थिंकिंग है समटाइम्स। एंड देन जो रियलिटी है, जो मटेरियल चीज है, उसकी वजह से थिंकिंग इन्फ्लुएंस होती है। सो दे दिस इज अ the relationship works in both directions, ठीक है। सो थिंकिंग, वक्त बदल गया और थिंकिंग भी बदल गई दोनों। अब देखें यहाँ पे, लेट्स मी गेट बैक टू दिस मिनिमल रिस्पॉन्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें पता है क्या है? वो ये कि ये क्लोज्ड है। हालांकि सिस्टम्स का हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सिस्टम के हर कंपोनेंट को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। जब आप एक सिस्टम को कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं या शट ऑफ करना चाहते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द वे द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग, तो देन इट मीन्स दैट यू आर आप जो है वो एक जो जो चेंज है उसको उसके पेस को स्लो कर रहे हैं। तो जब चेंज का पेस हो ही स्लो, ठीक, during this time 1900 to 1930s where change was not as rapid as for example it is today. So because external change was not too rapid at that time, but so therefore this system worked, this approach, this world view, it worked at that time. But the response to change is minimal. Why? Because the entire focus is on creating stability. इसीलिए तो प्रोग्रामिंग और इतनी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो जाहिर है कि जो चेंज है उसको वो बार बार तो नहीं चेंज करते। जो रूल है वो एक दफा अगर एस्टैब्लिश हो जाए तो उसके बाद उस रूल को चेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है। हमें पता है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर आपको पता है कि रूल इज रूल, इट अप्लाइज टू एवरीवन। और जब आप, मैं आई वुड लाइक, और इसको हम बड़ी डिटेल में बाद में देखेंगे भी कि मैक्स वेबर ने क्या कहा था। तो रूल जो है प्रोवाइडेड वो एक मेरिटोक्रेसी के ऊपर बेस हो, तो द रूल इज सेम फॉर एवरीवन एंड इट कैन गिव justice as well. But at the same time, it is slowing down the ability of that particular organization or system which is जो कि इस thinking के ऊपर construct किया गया हो, it does not respond well to change, and it is it is cut off from the rest of the world also. So ये तो इसके कुछ basic issues हैं। और दूसरी बात ये भी है कि programming and control then it has its limits। इससे जितनी effectiveness हासिल हो सकती है वो during 2 decades हासिल हो गई थी। अब इसके आगे जाना था। ये प्रोग्रेस पता है कैसे? ये प्रोग्रेस इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो चाहते, मतलब अगले जो थियरिस्ट थे वो चाहते थे कि जी हम इस सिस्टम को जो काम कर रहा है, यूजफुल सिस्टम है स्टैंडर्डाइजेशन का, प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल का, इसको हम बिल्कुल खत्म कर दें और एक नया सिस्टम ले आए। नहीं, एक तो हालात चेंज हुए
और दूसरी बात ये है कि दिस देन ये जो टाइम एंड मोशन स्टडीज थी, ये जो प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल है, इट हैज अ पर्टिकुलर लिमिट, राइट? आफ्टर दैट, एज द competition increases, so therefore there is pressure to do something new after 2 decades. 3 decades के बाद there is pressure to do something new. अच्छा, और अब ये भी देखो कि ये जो टाइम था, ये बाय द वे, ये सारा जो टाइम था ये गुजरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसके अंदर गुजर गई, और उसके बाद 30s के बाद बच्चों क्या हुआ कि आई डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन। उस वक्त शदी एकदम चेंज आया। देखो मैं तो खैर एनीवे, देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंज इन थिंकिंग बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन। इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन में भी आया, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो देन देयर वाज प्रेशर टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू maintain the efficiency which was being gained from in this time period, ठीक है? And what was that? That was the human relations movement, ठीक? तो 1930s के अंदर उसके बाद क्या है कि 30 से लेकर 60s तक ये जो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है, ये इसलिए आई क्योंकि ये बात रियलाइज की गई, आई मीन जस्ट फॉर्चुनेटली, जस्ट मतलब आप समझ लें कि एक एल्टन म्यो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? और इट जस्ट दे जस्ट हैपन टू रियलाइज कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो दे आर नॉट मशीन्स एट ऑल। इन फैक्ट वो तो सोशलाइजेशन उनकी एक खास होती है, और उनकी वर्क कमिटमेंट और क्रिएटिविटी है, जो कि चेंज होती है बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस, ठीक है? और जो लीडर जो जो आपकी कंडीशंस हैं, वो अगर जो है वो उनकी उनकी जो सोशल एक्टिविटीज हैं उसको हार्मोनाइज किया जा सके, तो लोग खुद ब खुद कोशिश करेंगे और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। जरूरी नहीं है कि उनको हर वक्त इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत हो, ठीक है? तो ये एक आप समझ लें फ्लूक ही हो गया, उसने तो एक्सपेरिमेंट किया था कि यार, और अब हम किस तरीके से जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, एल्टन म्यो ने। ये इसके बारे में आप गौर से ज़रूर पढ़िएगा, इसके काम के बारे में। तो इसके हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स इसके थे, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट्स इन दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम। जिसको कि जब उसने एनालाइज किया तो ये बात पता चली कि प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल के अलावा socialization and engagement is very important. Human beings are they are not machines, they are creative, okay, and they can use their creative abilities uh, uh, very well in order to increase the uh, production, in order to become more productive. If they are you see more motivated, they can produce more. And if certain conditions make them more motivated, if they are given incentives, they will work harder and they will produce more, rather than being told all the time exactly what to do. If they are incentivized, then they can become even more productive, and the resources can be used even better. So इसलिए ये 1930s के अंदर जो है वो टाइम भी चेंज हो रहा था। ये आपका इट वाज द टाइम ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, और इसलिए जो एम्फसिस था ह्यूमन बीइंग था, वो चेंज हुआ फ्रॉम बीइंग द मैकेनिस्टिक और थिंकिंग of organizations as machines and using the people as components, rather than it became the thinking became much more organic. By organic, या इसको हम अगर लैंग्वेज में देखें, सिस्टम्स की लैंग्वेज में देखें, तो हम इसको, अगर हम इसको क्लोज्ड रैशनल सिस्टम कहते हैं, तो इसको हम नेचुरल सिस्टम्स कहते हैं। बाय द वे, रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब ये है कि व्हेन द थिंकिंग इज व्हाट इज द कॉस्ट एंड व्हाट इज द बेनिफिट, ओके? रिलेशनशिप्स में हम सिर्फ कॉस्ट और बेनिफिट्स नहीं देखते, हम केयर करते हैं, ठीक है?
we engage with people, not just because of the benefits that they will bring, or not thinking of people only in terms of the salaries that they are doing and drawing, and the costs which are being incurred because of people, but rather that people themselves are are the building blocks of organization. So आप देखो कितनी ड्रामेटिक थिंकिंग चेंज है, ठीक है ना? और वो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से वो आना ही था। देखो जी, एक तो आपकी जो है वो वर्ल्ड वॉर खत्म और दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू, तो ज़ाहिर है कि वेस्ट में ये थिंकिंग तो आई ना कि थिंग्स नीड टू बी डन डिफरेंटली। अब इस पर्सपेक्टिव में, इस एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर मैनेजमेंट थिंकिंग भी इवॉल्व की, और देयरफॉर जो एक चलता आ रहा था आपका निजाम ऑफ व्हाट ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रन, इट चेंज्ड। सो इसको आप पैराडाइम शिफ्ट भी कह सकते हैं, कंप्लीट चेंज इन थिंकिंग, कि नहीं, people are not just there so that you can instruct them what to do, and you can program them. They are not machines, they are creative individuals, and in fact, if treated as such with respect and dignity, they will be able to be motivated much more, and then it would be that would be a better way of handling the same resources. So ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इस टाइम के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आई, और सिर्फ मीनियल वर्क नहीं। अब आप याद रखो, टेक्नोलॉजी भी ओवर टाइम इम्प्रूव कर रही थी। ये जो दो वर्ल्ड वॉर्स गुजरी है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल जो थी वो डेवलपमेंट हुई ओवर दिस टाइम, ठीक है? सो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस, और इसलिए सारा का सारा काम जो था वो अब जो मतलब बेसिक काम इन ह्यूमंस नहीं कर रहे थे। ह्यूमन लेबर जो थी वो अब चेंज हो रही थी बाय बिकमिंग मोर ऑफ द थिंकिंग एंड द डेस्क जॉब्स, एंड अ लॉट ऑफ वर्क वाज बीइंग टेकन ओवर बाय द मशीन्स नाउ, ठीक है? जो बिल्कुल हार्ड कोर लेबर का काम था वो बाय दिस टाइम मशीन्स हो रही थी, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स वर्क टू बी डूइंग मोर ऑफ क्रिएटिव वर्क, वो थोड़ा सा चेंज हुआ। इसलिए इस ये जो टाइम है, ये वो टाइम है जहाँ पे एम्फसिस क्या था? एम्फसिस था ऑन ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग्स मोर मोर humanely, right? And having the kind of approach, having the kind of system, having the kind of structure where the people would be able to be more engaged and more committed with the organization, so that they would voluntarily use their creative abilities to grow the organizations because they feel close to the organization. So feelings become important for this time, ठीक है? यहाँ पे देखें, हम आज के जमाने में तो मोटिवेशन की बात करते हैं ना, वो इस यहाँ से हमने पिक की थी। जो ये शुरू की टाइम है उसमें nobody was talking about motivation, no, it was simple that people are told what to do and they will do it, right? But here you are saying that no, the people need to feel the people's feelings are important, and the way they उनकी जो उनकी जो सोशल ग्रुपिंग्स हैं दे आर एक्स्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी जो है वो इट बिकेम पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस। और इसलिए देखो मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे द स्ट्रक्चर बिकेम मोर ऑर्गेनिक, which means that the communication channels were certainly improved because worker commitment was the whole objective was to increase the worker commitment। देखें, यहाँ पे जो फिलॉसफी प्लानिंग एंड कंट्रोल की थी वो ब्रॉडन हुई, और उसके अंदर सोशलाइजेशन और एंगेजमेंट भी आई। ये जो नेचुरल सिस्टम्स हैं, ये इंटरनल कोहीजन को तो करते ही हैं। देखिए, सिर्फ नॉट इंटीग्रेशन बट कोहीजन। कोहेजन का मतलब ये है कि
जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो दे आर नॉट ओनली वर्किंग टुगेदर बट वर्किंग टुगेदर इन ग्रेटर हार्मनी मोर विद इन अ मोर ह्यूमेन एंड अ मोर नेचुरल सिस्टम कि वो एक एक्सटेंशन हो जाए ऑफ योर work is not just done to get to a certain goal but rather work starts defining people. सो ये यहाँ से चीज शुरू हुई। अब देखिए जो इसका डिजाइन है वो अडेप्टिव ज्यादा हो गया है, नॉट जस्ट generic, which means that is that which is established and imposed, but rather that which is evolving over time, क्योंकि the whole idea is about creating more worker commitment. अब इस वक्त कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतरीन, और अगर यहाँ पे जो रैशनल सिस्टम्स में बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं which are creating stability and efficiency. Now within this system, within this paradigm, the best organizations are those where there is the kind of leaderships which creates loyalty among the staff and work preference among the staff. That is considered as the most effective organization. So आप effectiveness criteria भी देखें कि वो उसके अंदर एक मेजर जो है वो चेंज आया है, ठीक, ओवर टाइम जो है वो चेंज आया है, इनफैक्ट वो ब्रॉडन हुआ है, ठीक है। अब आपने इन थेरीज को भी सेपरेटली करना है, हम ओवर द कोर्स हम इनको भी ज्यादा क्लियरली देखेंगे। अब तो ये चीज वॉर जब खत्म भी हो जाती है तब भी ऑब्वियसली जो वॉर का आफ्टरमैथ है दैट टू रिक्वायर्ड you see a more caring attitude towards the people because they'd been through such difficult times, but those difficult times then produce the kind of technology, it lay the ground for the technology so that then the human race uh, was able to utilize that in a uh, पीस टाइम एज वेल, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए टाइम इम्पोर्टेंट था। खैर वो गुजर गया। उसके बाद जो है वो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इट बिकेम द डोमिनेंट पैराडाइम where the engagement and the worker commitment and the loyalty and the leadership ideas they were developed very rapidly, ठीक है। और ये जो सिस्टम्स अप्रोच है ये भी बेसिकली आपकी यहीं पे डेवलप की जहाँ पे द आइडिया ऑफ ओपन सिस्टम्स वाज डेवलप्ड। सो जब ओपन सिस्टम डेवलप किया गया तो क्लोज सिस्टम पहले डिफाइन करना था ना, तो इसलिए पिछला जो इससे पिछला वाला ईरा था उसको एज अ क्लोज सिस्टम उसको टाइटल दिया गया, और इस सिस्टम को एज एन ओपन सिस्टम टाइटल दिया गया वेयर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस were accepted and as being part of that system। इसलिए अब यहाँ देखो कि एक ग्रेजुअल चेंज, क्योंकि ये नेचुरल सिस्टम है ना, बेस्ड ऑन ह्यूमन इंजीन्यूटी एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड तो वो एक नेचुरल कोर्स ऑफ चेंज, नेचुरल पेस ऑफ चेंज को एक्सेप्ट भी किया गया, और उसको उसके साथ जो है वो जो स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया गया कि वो ऐसे सिस्टम को एक ग्रेजुअल चेंज को रिस्पॉन्ड करे। अब जी आप जब 60s तक आ जाते हो तो उसके बाद फिर फर्दर अगेन रिसोर्सेज का कंपटीशन ओवर टाइम बढ़ता जाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन रिमेंबर इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, राइट। सो देयरफॉर देयर इज एडिशनल प्रेशर कि जी अच्छा अब कुछ और ऐसी नई चीज लेके आए जिसकी वजह से फर्दर आपके जो रिसोर्सेज हैं उसकी यूटिलाइजेशन उससे बेहतर हो। तो अब इसके बाद जो है वो आपका कंटिंजेंसी पर्सपेक्टिव आता है, जो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। दे आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कंटिन्यूम। तो क्लोज्ड का ऑपोजिट ही है ना ओपन। कंटिंजेंसी पर्सपेक्टिव इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को टाई अप करता है और कहता है कि जी सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस करें बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। कंटिंजेंसी पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जी आप जो है वो सिर्फ
human welfare cannot be the only objective of the organization, but at the same time it has to ensure the maximization of output, यानी maximum production भी चाहिए, और साथ ही साथ आपको अगर लॉन्ग रन में इसको कंटिन्यू रखना है, तो फिर आपको यू विल हैव टू इंश्योर दैट द पीपल आर आल्सो committed and loyal to the organization. So production as well as the people's motivation both are required, but how and which strategy to use, that would then depend on the on the need of the hour. ठीक, तो अभी अब ठीक है, ये चीज जो है इसको सिचुएशनल पर्सपेक्टिव भी आप कह सकते हो, और ये जो है ये अभी आप आगे जाके देखिए कि कंपीटिंग वैल्यूज थ्योरी कौन सी होती है। कंपीटिंग वैल्यूज थ्योरी यानी दोनों वैल्यूज जो हैं उनको दोनों को हमने एक ही अगर मॉडल में लेके आए, तो गिवन द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड इन द सिस्टम, यू कैन मेक अ चॉइस, you can make a choice between these two, depending किस लेवल की बात हो रही है। हर लेवल के लिए ये कंटिंजेंसी पर्सपेक्टिव में कहते हैं जी, जो आपके बिल्कुल मीनियल लेबर है, उसके लिए तो मे बी आपका ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल वाला सिस्टम ज्यादा बेहतर हो, और जो आपके एक इंस्टीट्यूशनल लेवल है और मैनेजरियल लेवल है, उस पे आप ह्यूमन रिलेशंस जो हैं, इसके पर्सपेक्टिव, इसकी थिंकिंग, दैट कैन बी मोर इम्पोर्टेंट। सो द होल आइडिया इन दिस कंटिंजेंसी पर्सपेक्टिव जो 60 से लेकर 80s तक है बेसिकली, आप इसके टाइम फ्रेम इसको रख सकते हैं, वो है बिटवीन क्रिएटिंग दी राइट बैलेंस इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। सो ये एक इसको कंटिंजेंसी या सिचुएशनल पर्सपेक्टिव आप दोनों कह सकते हैं। सो ये इट इज अबाउट configuring your conditions to the internal situation, कि आप इंटरनल सिचुएशन के ऊपर तो काबू रखते हैं ना, तो आप उसको कॉन्फ़िगर करें एक्सटर्नल कंडीशंस के साथ। और वो कैसे किया जा सकता है? टीक्यूएम जो है वो उसकी एक एग्जांपल है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इसकी एग्जांपल है, जो कि क्रिएट करती है the same kind of quality commitment at all stages, but then that would require a different kind of thinking at different levels and in different kind of organizations. So here the thing is कि क्योंकि ये बात कर रहा है responding to the external environment, clearly responding and quickly responding to the external environment. So here you can see that the response is quite rapid. ठीक है, जल्दी से अगर चेंज होना है क्योंकि बाहर की कंडीशंस चेंज हो रही हैं, कंपटीशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको अपने स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करना चाहिए। इसी तरह अब देखिए जो स्ट्रक्चर भी है वो इतना ज्यादा आपका मैकेनिस्टिक नहीं रहता, यानी बहुत ज्यादा जो है वो जस्ट स्टिकिंग टू द रूल्स इज और स्टिकिंग टू द instructions, usse zyada it's a hybrid system that at some levels the rules are going to be important, and then at some levels the rapid response then would be required given the conditions. So a kind of a flexibility is given to the managers that they can respond in case there is an organizational change. So it is for the first time that change management, the whole concept of change management became very relevant. और इसी तरह जो आपका डिजाइन है वो भी कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट अपॉन द कंडीशंस। एंड जो उसकी इसका मतलब क्या है कि पहले क्या चीज देखिए, इस पर्टिकुलर थिंकिंग की क्या इसने ओवरऑल ऐड क्या किया टू द मैनेजमेंट फिलोसफी, वो इसने वैल्यू ऐड ये की कि there needs to be a fit between the situation and the structure. So this creating the right fit
is the contingency approach. And again, effectiveness criteria, it's not just about creating stability, it is not just about creating loyalty, but it is about creating suitability, that where the where what kind of thinking is or what kind of strategy would be most suitable, right? इसके अंदर जो है डिफरेंट थेरीज है, जो कि मैं अगेन आपको एक आर्टिकल दूंगी जिसमें से आप कंपीटिंग वैल्यू थेरीज को गौर से देख लीजिएगा। मैं अभी आपके सामने भी रख देती हूँ कंपीटिंग वैल्यू थेरी। आई डोंट थिंक कि ये आपने शायद पढ़ी हो, तो लेट मी लुक एट इट। देखिए ना, ये है जी कंपीटिंग। मैं जरा आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा दूँ। या हियर इट इज, देखिए ना, कंपीटिंग वैल्यूज। एक तरफ आ गई स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल जो कि आपकी रैशनल मॉडल था, दूसरी तरफ आ गया फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रीशन जो कि आपका नेचुरल सिस्टम वाला था। ये कंटिन्यूम उन्होंने बना दिया कि सारी इसके अलोंग ऑप्शंस है। एक तरफ इन्होंने इंटरनल फोकस बना दिया, अगेन रिलेटेड टू दी रैशनल मॉडल, एंड एक्सटर्नल फोकस एंड डिफरेंशिएशन अगेन रिलेटेड टू दी नेचुरल मॉडल। तो ये इसने अगर इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि दे आर फोर काइंड ऑफ कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, ये वाला सिचुएशन वो है जहाँ पे there is internal focus, and at the same time there is more stability and control। ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये आपको दिखा रहा है जहाँ पे इंटरनल फोकस भी ज्यादा है और स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल भी ज्यादा है। तो वो तो आप क्लियरली देख लेना कि वो तो आपकी हायरार्की आ गई। हायरार्की को आप ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हो। तो इसको इसने इंटरनल प्रोसेस मॉडल का नाम भी दे सकते हैं। या बेसिकली ये वो आपका क्लासिक हायरार्की या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है जो कि इफेक्टिव रहेगा अगर आपको ज्यादा इंटरनल फोकस और ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। अगर जो है वो इतना ज्यादा इंटरनल फोकस की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन स्टेबिलिटी की इम्पोर्टेंस है, तो ये ह्यूमन रिलेशंस मॉडल आ जाएगा। ठीक। तो ये दोनों वो मॉडल्स हैं जो कि इसने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं कि आपको स्टेबिलिटी तो चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके पास जो है वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रीशन की पॉसिबिलिटी है कि आप इसको ज्यादा दे दें। तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस मॉडल जो है वो इफेक्टिव है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप यहाँ आ जाओ जहाँ पे आप के पास जो है वो इंटरनल फोकस तो जरूर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंटरनल डिसिप्लिन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको आप चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करे टू दी एक्सटर्नल चेंजेस। तो इस कंडीशंस को इसने रैशनल गोल मॉडल किया। ये दोनों नए मॉडल्स आपको नजर आएंगे। ठीक है कि अब यहाँ पे रैपिड चेंजेस, अब सो रैपिड चेंजेस वुड बी रिक्वायर्ड है। सिमिलरली यहाँ पे भी रैपिड चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। सो इट्स स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल की बजाय आप जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रीशन की तरफ जाते हैं। तो अब यहाँ पे वो ये जो मॉडल है जो बिल्कुल ओपन सिस्टम्स मॉडल है या मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है आपका, फ्लूइड सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। आगे जाके मैं इसको फ्लूइड सिस्टम के नाम से एक्सप्रेस करूंगी, जहाँ पे मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रीशन दी गई है और एट द सेम टाइम एक्सटर्नल चेंजेस को भी रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत तेज होना चाहिए। तो यहाँ पे वो है जहाँ के हम रिस्पॉन्स टाइम तो तेज चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनल जो है वो इंटरनल डिसिप्लिन की हम चाहते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन ना डिसिप्लिन के ऊपर फोकस है, सबसे ज्यादा फोकस यही है कि जो चेंज है उसके साथ किस तरीके से डील करना है। तो ये मोस्ट मॉडर्न सिस्टम ये है। इन्होंने जो क्विन और जो है उसने इसको एडहोक्रेसी का नाम दिया है, लेकिन मेरे जो मॉडल्स हैं जिसमें मैंने दिखाए में उसमें आप ये जो मीन्स हैं और एंड्स हैं ये आप रिलेट कर सकते हैं विद दी मोर मॉडर्न फॉर्म्स। ठीक हो गया ना। लेकिन अब बात क्या आ गई, कंटिजेंसी क्या बताती है कि जी डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस चूज
फिट करें आप। हो सकता है कि इवन एट दिस टाइम, ठीक है, इवन इन द 60, इवन इन द 80s और 90s के अगर टाइम में आप देखें, तो हो सकता है कि आपको वही वो जो है ना रैशनल सिस्टम आपके के लिए कर, मसलन ये कि एक जो मिलिट्री है इन द 60s एंड 70s एंड 80s, उसको ये सिस्टम सूट करता था। बाय द वे, आजकल की इवन मिलिट्री को ये सिस्टम सूट नहीं करता। ओके, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का टाइम आ गया है ना, तो इवन द मिलिट्री कैन नॉट जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ stability and efficiency only. It has to think of new ways and more creative ways of creating the resources, rather than just changing who is going to have control over the resources. यही चीज मैं आगे लेके आपके पास चलती हूँ। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शंस होना और फिट करना, ये है कंटिंजेंसी अप्रोच का काम। इसके बाद अगली चीज आ जाती है 80s के बाद। मैंने क्यों 80s का जो है ना वो इधर किया है, बिकॉज आई बिलीव कि जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, जो आप देख लीजिएगा कि 80s के अंदर ही वो इन्वेंट हुआ है, वो एक और ड्रामेटिक चेंज है। दैट्स अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे द वर्ल्ड इज, जो आपकी उनकी कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, उसमें कंप्लीट चेंज है, और उसकी वजह से लाइफ हैज चेंज्ड, राइट? अब आप इन सारे इराज में अंडरस्टैंड करो दैट लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट, राइट? एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर लोग लेबर का काम कर रहे हैं। यहाँ पे वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व कर गई है, वो चेंज कर गई है। बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो लेबर का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बड़े अरसे से एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड है, उसके साथ को टाइम देना चाहते हैं, और उसके उसको फ्लरिश करने में वो अपना बेस्ट पुट इन करना चाह रहे हैं। तो अगेन थिंकिंग चेंज है। कंटिजेंसी पर्सपेक्टिव ये है कि वो चेंज मतलब अगेन कंपटीशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और अब जो है वो कुछ अरसे से वॉर्स भी, वर्ल्ड वॉर्स भी नहीं हुई, तो अब जो है वो अगेन लोगों को थिंकिंग ये याद आ रही है कि यार नहीं यार, जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, लोगों की प्रोस्पेरिटी है, वो इंक्रीज करनी चाहिए, और पीपल वांट मोर, वांट उसके अंदर ज्यादा, ये वो वाला टाइम है जिसके अंदर एकदम कंजम्पशन बढ़ी है। ये अगर मैप करो आप लोगों को, देखो ये टाइम बेबी बूमर्स का टाइम है, ठीक है ना? ये बेबी बूमर्स वाली जनरेशन है व्हिच वांट्स टू really enjoy itself, and it wants to use all the possible options which will help it to um, you see create more value। तो उसके लिए फिर उसमें फिट और साइनर्जी जो है वो एरिया है। यहाँ पे अब 80s के बाद अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि ये वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके बाद एक कंप्लीट चेंज इन द 90s, बाय द 1990s, जब एकदम वो इट टेक्स ओवर द वर्ल्ड, एंड द वे इन विच ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट जस्ट चेंजेस कंप्लीटली। डू यू आप लोग तो एक मैच्योर ऑडियंस हो, खुद सोच के इस बारे में सोचो कि हमारे बचपन में किस तरीके से बातचीत होती थी वर्सेस कैसे अब होती है। जो मोबाइल फोन्स हैं, दे हैव रियली चेंज द होल वर्ल्ड। ये तो खैर अब की बात है, लेकिन 80s में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बूम था, ये चेंज किया। और सबसे ज्यादा इसका, इसीलिए इसको कहा ही जाता है ना आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये इसने सबसे पहले ट्रांसफॉर्म किया कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, ठीक है, विच मीन्स कि पीपल कुड इजीली कम्युनिकेट एंड लिंक टू वन अनदर। तो अगली चीज जो कि आपकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी फॉर becoming more productive and utilizing resources more productively was to communicate better,
ठीक है। सो ये जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट थी दे वर कमिंग डाउन, एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट है. सो दिस इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट वर रियली कमिंग डाउन, could come down by the use of technology, provided that there was better networking of agents in the value chain. So it was not just about using the best possible fit, but rather how to look not only between the organization and its external environment, rather expanding the view of what is an organization, right? Yahan pe, because of the improved communication ability, the whole idea about what an organization is changing. It's not just you. जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ लिंक्ड हैं, जो कि आपके सप्लायर्स हैं और इन द एंड आपके जो बायर्स हैं, उनकी जो लिंकेज है वो इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी आई. इसलिए ये एक्सटर्नल पार्टनरशिप्स और अलायंसेस की ओरिएंटेशन, ठीक है, कि किस तरीके से अगर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करना है, the only way is कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को जो है वो लिंक करना है, और टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी अवेलेबल थी जो इन दोनों को लिंक कर सके. यहाँ अगेन चेंज इन थिंकिंग है. there's a change in thinking. No longer the effectiveness criteria is not just about stability, rather which is considered as the best organization now, that which has the best linkages with its partners and with its eventual customers, that organization then was doing the best. So ये एक effectiveness criteria आ गया कि not just that which is stable, not just that where the people working within that organization's boundaries are committed to the organizations, and it is being governed in such a way which is suitable for that organizations, but expanding that, the expanding the concept of the organization itself by including your suppliers as well and looking after the welfare of the suppliers as well. देखो, अब ये वो टाइम है 80s वाला, जब जो प्रेशर्स थे ऑर्गेनाइजेशन पे रिगार्डिंग देयर एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो बिल्डअप कर रहे थे. आजकल तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग एवरीवन नोज, ठीक है. सो वो यहाँ वो उसकी फर्स्ट स्टेप्स शुरू हो गए थे, वेयर देयर वाज this pressure on the organizations that they have to take care of the environment, just respond to it, rather take care of it as well. तो यहाँ पे वो चीज 80s के अंदर, that thinking had started taking root, and maybe it was because of that thinking, and maybe because it उसके बारे में जो थी वो एक awareness create की गई, how important the conservation of the environment is, कि वाकई उसकी वजह से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का बिहेवियर था वो उसके बाद से बदलना शुरू हुआ है. आहिस्ता आहिस्ता, बाहर तो खैर बहुत ज्यादा बदला है, लेकिन इवन पाकिस्तान के अंदर अब इसकी इस अवेयरनेस की वजह से चेंजेस आने शुरू हुए हैं. तो देखो, अब क्या है कि जो डिजाइन है वो इट इज नॉट जस्ट कंटिंजेंट, रादर इट इज changing according to the external environment. ठीक है. So external environment becomes important. अब जो formality of the organization is becoming less important, and what is more important is linkages rather than just formalities, or rather than just rule. It is the extent to which the final customers are feeling engaged with the organization, and their you see and their requirements are being fulfilled. They're very very important. uh, at the same time, आपकी जो organization है वो अपने आप को adapt करती है in line with the um, with the wishes and the desires of the customers. ठीक हो गया ना. तो वो that changes according to the external environment. ठीक. और
इसमें जो वैल्यू एडिशन वो ये है कि आपकी ना सिर्फ देयर इज अ गुड फिट विद द कंडीशंस, रादर देयर इज इंटीग्रेशन। तो ये दिस होल टाइम पीरियड ये ऑनगोइंग है, जहां पे it is about creating linkages, it is about creating those networks, and it is the networks then that produce the greatest value. एक individual organization आजकल के जमाने में उस किस्म की वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकती which can consider so that it considered itself a leader। ठीक है, आजकल कोई ये वो टाइम है जो ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस का टाइम था। नहीं, अब ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकमिंग मच मोर एजाइल, which means that the better they can respond to the environment। और ये वाला जो फेज जिसको मैं आपसे कह रही हूँ, ये वाला जो ongoing फेज है, ये वो है जो कि अपने जो लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ एक एक रैपो बिल्ड कर सकती है, ताकि सारा सिस्टम मिलके जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, एफिशिएंसी को बढ़ाए। सो दैट्स द न्यू वे ऑफ इंक्रीजिंग of increasing the productivity by becoming more responsive to the change। लेकिन being responsive, you predicting the change and being ready for change। So ये तो responsive to change है ना, no change, minimally responsive, little bit responsive, quite responsive। But here it is not just being responsive but also predicting the change, so that before that change happens you are already ready for it। so यहाँ पे then ये जो पूरा theory of learning organizations, knowledge management has become very important, diversity management has become very important। You see, the management which is इनफैक्ट शायद जो एक नया टर्म मैंने पिछले दिनों में सीखा है, तो ख्याल में मैं यहाँ ऐड कर ही देती हूँ, ethical management, very important। ठीक है, partnerships and performance, high performance organizations, ethical um, uh, ethical management has become very important, because ethical means you see responsible organization, responsibility, that which is geared towards responsibility and sustainability, that became very important। लेकिन ये याद रखें कि ये कम से कम जो आपकी एडवांस कंट्रीज में है, वहां तो 1980 से ये थिंकिंग कम से कम शुरू हो गई है, और 1990s के बाद से इसको तकरीबन अडॉप्ट भी कर लिया गया है। और अब दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट पैराडाइम विच इज नॉट जस्ट networking and collaborating between the organization, between the value chain members, but rather networking with your competitors, co-opetition, right? Being part of an industry and building the industry on the whole, right? इतना networking to the next level। ठीक हो गया ना, क्योंकि ये 80 से ongoing तो networking है ही है। अब तो 3G 4G everything is linked, knowledge is at your fingertips, right? So knowledge के ऊपर तो कोई भी नहीं कह सकता कि knowledge को अगर जो knowledge creation है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो बेहतर ये नहीं है कि उसकी क्रिएशन के लिए आप ऐसे एजेंट्स को भी अपने साथ मिलाएं जो कि इवेंचुअली आपके साथ लिंक्ड हैं, बिकॉज यू आर सेव serving the same customer, so it can be it basically आपके competitors भी हो सकते हैं। तो अब आगे अगर और बढ़ना है, मैनेजमेंट थिंकिंग को आगे और बढ़ना है, तो उसको अब सोचना ये पड़ेगा कि जो इनोवेशन और कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था, दैट हैज नाउ टर्न्ड इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन। तो ये जो टाइम है, ये आपकी बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है innovation। So let's go over it again। Here most important control, here most important relationships, here most important fit, here most important collaboration, and now most important innovation, collaboration for a purpose। याद रखें, innovation is collaboration for a purpose। ये है the future of management, collaboration for a purpose। ठीक है ना?
नेटवर्किंग विद कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, एक्सटर्नल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग पार्टनरशिप्स, इट इज अबाउट क्रिएटिंग partnerships and exploring and exploiting ideas. So the most important in, you know, the most important resource in today's day and age, in today's day and age, is idea. The most important thing over here is probably your, you see, uh, uh, finances or uh, the land, etc. यहाँ पे most important resource, human resource, most important resource, the strategy, most important resource, network, most important resource, idea, right? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज आइडिया। यहाँ पे अगर चेंज देखें कि चेंज की एवोल्यूशन कैसे, जो आपके डिफरेंट पैराडाइम्स हैं उसमें चेंज की एवोल्यूशन हुई है, यहाँ पे क्या है, इट्स जस्ट मिनिमल रिस्पॉन्स टू चेंज, ग्रेजुअल रिस्पॉन्स, रैपिड रिस्पॉन्स। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपकी नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन जो 80 से चलता आ रहा है, ऑन गोइंग है आपका एक इम्पोर्टेंट आपकी थिंकिंग पैटर्न, वहां पे यू ट्राई टू प्रिडिक्ट द चेंज, ठीक है ना। तो एंड बी रेडी फॉर द चेंज, ठीक हो गया। तो बी नॉट नॉट जस्ट बीइंग द once the change happens you react to it, but you preempt it, ठीक है, यहाँ पे preempt किया जाता है चेंज। ये जो अब लेटेस्ट थिंकिंग है, ये चेंज को preempt नहीं किया जाता, but rather the organization itself becomes the change agent. सो जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उनको डिजाइन किया जाता है। सो यू डिजाइन द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स आर। नाउ दैट अगेन requires a lot of really innovative thinking, and you can't do that, you can't design an environment for a huge dinosaur like organizations, no. So today's organizations are agile. They are agile. They are not dinosaurs, which means that even if they are working together, the units are working independently. देखें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है बहुत सारे लेवल्स वाला। Over time, that the number of levels has decreased, has become less and less and less. And over here again, जो जहाँ पे अब ये है कि you don't really have a boss in these kind of structures, जो आपकी gig economy है उसमें there is no boss, you know, fewer bosses, to the extent that there is no boss. Now you would say that how is that manageable? Well, that's what a fluid organization is. I mean, one person, you are your own boss. So the whole idea behind एंटरप्रेन्योरशिप यही तो है ना। तो आजकल हम बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट नहीं करते। तो द होल आइडिया इज दैट कि यू नो वहां फायदा क्या है, फायदा ये है कि यू डोंट हैव अ बॉस एट ऑल। सो यू आर योर ओन बॉस, you create the ideas and you create the kind of newness that each individual then is on their own, they are adding to the system individually, right? तो ये एक बाउंड्रीलेस किस्म की स्ट्रक्चर हो सकता है, जहाँ पे, और एक फ्लूइड किस्म का स्ट्रक्चर हो सकता है, where the different components just come together, and it is very much possible given the new kind of technologies that different systems can come together without having one particular controlling authority. So yes, you see, अब अगर जो आप नए systems के अंदर देखेंगे, it's not just about creating the partnership, it is about going for the best idea, ठीक है ना। ये जो है, it's not about just partnerships also, but just going, just
developing and catching the best idea. So यहाँ पे डिजाइन क्या है कि आपने जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से मोल्ड करना है। एक या इकोसिस्टम को सिर्फ आपने प्रोटेक्ट नहीं करना, बल्कि इकोसिस्टम को डिजाइन करना है, रिवर्स करना है ऑल द जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंटल हार्म हुआ है, उसको रिवर्स करना है। ठीक, यहाँ पे एक अवेयरनेस शुरू हुई जो इधर से बेसिकली शुरू हुई थी कि जो इकोसिस्टम है, जो आपका एनवायरमेंटल सिस्टम है, उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है। लेकिन अब हम सिर्फ प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो ओवर द टाइम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस की the way that they have produced, they have damaged the environment. Now is the time to reverse it. And it can be done. It can be done with brilliant ideas where you reverse it, and that too becomes, there is a business model for that, right? So ये thinking है यहाँ, so this is the new kind of thinking. और यहाँ पे creating the positive impact. So it's not just about alliances, but it is creating the positive impact. एंड यहाँ पे हम ओपन इनोवेशन के मॉडल को देखेंगे। अब आप ओवरऑल देखो कि किस तरीके से thinking about what is the ideal organization has changed, what is the effectiveness criteria has changed, hasn't it? So ये एक evolution हुई है। हम कोई कोई भी नहीं कह रहा कि जी ये जो planning and control है, it is no longer required. We're not saying that. What we are saying is that planning and control fine, but planning and control for the purpose of bringing about this kind of change. How to do that? Okay. So similarly, engage with people. Make sure that the people are committed to their work. Even if they are not committed to their organization, that's not required anymore. Loyalty is not required anymore, provided that they are committed to their work, they are committed to their professions. They will be able to generate the kind of ideas which are needed in this kind of environment. Similarly, you do need balancing, लेकिन balancing for this purpose. देखिए अब जो effectiveness create idea है वो है about creating impact. That is about, and it does not matter आप किस किस्म की organization में हो। अब मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात बताती हूँ। आप में से तो कुछ लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हो। पूछो, is it just about teaching, taking your classes? No, it's not. That's not going to take your university forward. कि जी only about having classes, ठीक है? Only about having एक number of degree programs. It's not about that anymore. It is about creating impact. You ask your head of the of your organization, and they would say that yes, this is about creating impact. For what purpose? Is it generating new ideas? Right? तो आप ये देखेंगे कि ये जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द टाइम्स require this kind of thinking. The times and the demands of the society require this kind of thinking, right? Where there is not just acceptance of responsibility, but about designing the kind of conditions in which we are living. But having said that, this requires this objective requires management activities which may be drawing from these different perspectives. अब देखो इसका सवाल का जो आपने जवाब, ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 है जिसका कि आपने जवाब देना है, और उसको आपने जवाब देने के लिए क्या करना है कि आपने यू कैन यूटिलाइज दैट ऑल्सो, जो कि मैंने आपको बात समझाई है कि ओवर टाइम the way management thought has evolved, has responded to the environmental conditions in which
the managers are practicing, okay, and in which the organizations are existing. So question kya hai? New ideas and theories of organizations seldom make earlier theories irrelevant. अब इसे आपने justify करना है. How is it possible? Instead, the new theories are reinterpretation of older ideas and current conditions, serving to enlarge the conceptual landscape. अगर हम आज इस थिंकिंग के ऊपर पहुंचे हैं, तो उसकी रीजन ये है कि हम ओवर द टाइम एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हुआ है. अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस लेवल पे बैठे, इट इज बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स. ठीक है, ये देखिएगा कि ये किसने कहा था. यू कैन लुक इट अप समवेयर, राइट. सो इसके लिए जरूरी ये है कि आप इससे पहले आप जो रैशनल मॉडल है, उसके बाद जो नेचुरल सिस्टम्स वाला मॉडल है, ह्यूमन रिलेशंस पर्सपेक्टिव, कॉन्टिजेंसी थ्योरी और ओपन इनोवेशन, तो खैर इट्स अ न्यू मॉडल, बट इसकी बेसिक्स आप नेट पे से देख सकते हैं. वैसे इसको हम डिटेल में देखेंगे. इसको आंसर करने के लिए मैं आपको ये दो मैंने इनका रेफरेंस भी दिया हुआ है आपकी कोर्स आउटलाइन में, यहाँ पे भी वो अवेलेबल है. देखो, इस असाइनमेंट, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. लेट्स गो ओवर दिस. ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 100 years, the overall trend in thinking about organizational form and structure has been towards greater recognition of organization and systems complexity. ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही हम ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि नाउ चेंज हैज टू बी डिजाइन्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी. ठीक है. while the overall trend in thinking about organizational and management functions and effectiveness has been away from generic towards a more unique and tailored, it is generally agreed that these trends reflect both changes in nature of organizations and their external environments towards more complexity, greater variability, and faster change, and increased sophistication of thought gained from theory development and empirical investigation. ये आपको ये बेसिक जस्टिफिकेशन है for why the landscape has broadened and how the theory has been instrumental in helping broaden this management landscape. और यहाँ पे जो चीजें मैं वहाँ ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, जो पिछले मैंने आपको टेबल दिखाया था पैराडाइम शिफ्ट्स का, ये इसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है, चीजें मैंने इधर हाईलाइट भी की हुई हैं आपको, ताकि आप जो डिफरेंट मैंने आपको पैराडाइम्स दिखाए हैं, उसकी मैंने यहाँ से आइडिया उसको सब्सटैंशिएट किया है. एक और मैं आपको दिखाती हूँ. एक रिलेटेड आर्टिकल है which will help you और जो build up करता है this case that there has been an evolution in the management thought, right? How it has evolved and how it has adapted over time. उसका जो है वो इसमें बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग उसने कुछ थिंकिंग डेवलप की है. बेसिकली जो बातें सारी मैंने इस लेक्चर में की है, वही यहाँ पे भी हो रही हैं. मैनेजमेंट थॉट has been transformed and has evolved via the interrelated motions of dynamics of environmental conditions and intellectual expansions over time. ठीक है. और ये गौर से पढ़िएगा इसको. इसमें उन्होंने रिलेट किया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टू द वे मैनेजमेंट थिंकर्स एंड मैनेजमेंट writers, influential writers had to change, right? ओके. सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, ये जो एक्सटर्नल आपकी कंडीशंस हैं, दे हैव हाउ दे हैव गिवन राइज एंड टू द to the way the management thinking has changed over time. ठीक है ना. तो उसने मैप किया है थोड़ा सा जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस थे and how they have led to the change in the way there is the thinking about the
अबाउट थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट ओवरऑल, ठीक है। अ, यहाँ पे एक देखिए reason why there is why the paradigm shifts happen. Okay, yeah, this particular article is about finding reasons why the paradigm shifts happen, and to find that or to explain why the paradigm shifts happen, एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं डायलेक्टिक थ्योरी, ठीक है। ये इनिशियली दी थी एक इंडिविजुअल है, उसका नाम है हेगल। हेगल, ये देखिए नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और कार्ल मार्क्स ने जो हेगल की फिलॉसफी थी, जिसने हेगल ने काफ़ी जो था वो ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी किया और देखा कि क्यों जो है वो रेवोल्यूशंस आती हैं, क्यों इस किस्म के अपहीवल्स और चेंजेस आते हैं और ओवर टाइम ह्यूमन सिविलाइजेशन किस तरीके से एडवांस करती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हेगल ने एक थ्योरी दी जो कि बाद में कार्ल मार्क्स ने उसमें थोड़ा से चेंजेस लाके उसको पॉपुलराइज किया। ये डायलेक्टिक थ्योरी जो हेगल की थी कि क्यों सिविलाइजेशंस जो हैं कैसे एडवांस करती हैं, कैसे चेंज आते हैं, तो वो यही कहता था, हेगल की यही थिंकिंग थी कि भाई थिंकिंग के अंदर चेंज आता है। लोगों की एक थॉट होती है जिसको उसने नाम दिया था थीसिस। एक थॉट होती है, डोमिनेंट थॉट होती है किसी भी टाइम की, जो कि उस टाइम को डिफाइन कर रही होती है, डोमिनेंट थॉट होती है। और इसी तरह मैंने आपको बताया है ना जो आपके पैराडाइम्स में भी कि वो हर ईरा की, और ईरास भी आपको दिखाएं उस टेबल के अंदर, हर ईरा की एक डोमिनेंट थॉट होती है जिसको हेगल ने नाम दिया थीसिस का। उसमें एक डोमिनेंट थिंकिंग होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिजम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो थिंकिंग में देखिए ना कि जी नहीं ना, ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हो गई हैं, आपकी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, रिस्पॉन्स टू चेंज नहीं है। तो ये क्रिटिसिजम्स जो होती हैं, जो थीसिस, जो करंट थिंकिंग होती है, उसके ऊपर तरह तरह की क्रिटिसिजम्स आना शुरू हो जाती हैं। इनको कहते हैं एंटीथेसिस। सो ये एक शॉर्ट फेज है एंटीथेसिस का, जब थीसिस के ऊपर उसको लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये बेसिकली इसके अंदर कोई फ्लॉ है, और वो फ्लॉज अपने उसको बताना शुरू करते हैं कि ये इस थीसिस के अंदर फ्लॉज है। जब वो फ्लॉज एक दफा आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जिसको एंटीथेसिस कहा जाता है, तो उसके बाद उनके फिर सॉल्यूशंस आते हैं। गिवन द थीसिस, उन उन फ्लॉज को करेक्ट कर लिया जाता है, और जब वो फ्लॉज करेक्ट हो जाते हैं तो फिर एक नई थिंकिंग डेवलप हो जाती है जिसको कि सिंथेसिस कहते हैं। अब इसमें भी थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का भी जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप समझो कि जो सिंथेसिस है वो थीसिस से ही डिराइव होता है। एक थिंकिंग होती है, उसके अगेंस्ट उसकी क्रिटिसिजम्स होती हैं, और जब वो क्रिटिसिजम्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं थीसिस में, तो थीसिस की शक्ल बदल जाती है और वो एक सिंथेसिस बन जाता है। फिर ये सिंथेसिस जो है ये थीसिस बन जाता है, ठीक है। सिंथेसिस देन बिकम्स द थीसिस फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक, इसी चीज को इस पूरे उन्होंने उसने आर्टिकल में जो एक्सप्लेन किया है। अगेन इसके आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, जो डिफरेंट ईराज मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर कंडीशंस भी इसने बताई हैं, और किस तरीके से मैनेजमेंट थॉट ने रिएक्ट किया, और मैनेजमेंट थॉट में जो चेंजेस आए उसकी वजह से किस तरीके से प्रैक्टिशनर्स ने रिएक्ट किया, ये सब कुछ इसमें इन्होंने एक डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन बेसिकली इट इज अबाउट दैट डायलेक्टिक थ्योरी जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑफ थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। और एंड में ये क्या बात करता है, इसका सबका लुब्बे लुबाब ये क्या निकालता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ना, थ्रू आउट इट्स 100 years हिस्ट्री, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स भी जो है वो चेंज हुए हैं, ओवर टाइम चेंज हुए हैं, और नई जो थेरीज हैं कुछ उसमें से जो है वो अ, उम, उसमें से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, और बाकी दे हेल्प टू टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड। वो जो क्वेश्चन में आपके पूछा हुआ, ये जो हाइलाइटेड पार्ट्स हैं, इनको गौर से पढ़ लीजिएगा,
क्योंकि ये चीज़ जो आपकी असाइनमेंट को आंसर करने में ये हाइलाइटेड पार्ट्स आपको बहुत सारा हेल्प करेंगे। ठीक हो गया? और उसके बाद इसका जो एंड और या इसका जो उसने आउटकम निकाला है वो यही कि आउटकम इसका इन्होंने जो निकाला है वो ये है, इकोनॉमिक सबस्ट्रक्चर्स शेप थॉट। ठीक है? इकोनॉमिक सबस्ट्रक्चर्स शेप थॉट थ्रू डिजाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन the substructures of the next era. While economic substructures जो आपकी macro economic conditions होती हैं, economic substructures से मुराद macro economic conditions shapes thought, यानी जो आपकी theory है उसको आपकी macro economic conditions हाँ, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, उसकी वजह से थिंकिंग आती है, ठीक है? उसकी वजह से थिंकिंग आती है, बट एट द सेम टाइम थिंकिंग आल्सो इवॉल्व्स। Thought designs and transforms the substructure of the next era. So by substructure they means the macroeconomic conditions. यहाँ पे वर्ड इसने सब स्ट्रक्चर का यूज किया है, बात वही है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। सो द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस दे आर they give rise to theory, and at the same time the theoretical developments construct the macroeconomic conditions of the next era. ये भी आपकी जो क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करेंगी कि जो वो आपसे पूछ रहा है ना कि हाउ इट एक्सपैंड्स द लैंडस्केप, तो इट बेसिकली इट इज द डायलेक्टिक थ्योरी व्हिच आल्सो एक्सप्लेन्स द सेम थिंग। ठीक है? सो दे आर नंबर ऑफ वेज, मैंने बहुत लंबा लेक्चर ये दिया है, इसमें से निकाले द नंबर हाउ। देखो अगेन वी आई वांट यू टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन, आई वांट यू टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन, हाउ। मैं इनफैक्ट मैं हो सकता है इस क्वेश्चन को आपके लिए और ज्यादा जो है ना सिर्फ डिस्कस दिस कमेंट तक चली जाऊं। मुझे आपकी थ्योरी से ज्यादा आप मुझे ये बताएं कि कंसेप्चुअल लैंडस्केप जो मैनेजमेंट साइंस का है वो कैसे इस स्टेज तक पहुंचा, इतना ब्रॉड कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है? इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर दें तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट आंसर कहीं से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर आप दूसरी थ्योरीज जिसके ऊपर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा उससे कर लें। लेकिन आप में से जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आंसर वो करेगा जिस जो कि बच्चा मुझे ये बताएगा कि जो इतना कॉम्प्लेक्स हमारा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक अब हमारा सिस्टम है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उतनी ही कॉम्प्लेक्स हमारी थ्योरी भी है। तो वो किस तरीके से डील किया है, किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्सिटी ओवर टाइम बिल्ड हुई है और क्यों बिल्ड हुई है, ये जो बच्चा एक्सप्लेन करेगा वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आई वुड अप्रिशिएट एंड आई वुड लाइक दैट असाइनमेंट। सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर असाइनमेंट्स। इट्स अ लॉन्ग लेक्चर, ये बट ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है। इट सेट्स द स्टेज, बेसिकली इट सेट्स द स्टेज, एंड फ्रॉम दिस देन वी विल देन अब हम इसके हर कंपोनेंट को अलग अलग देखेंगे। ये मैं आप तक जो है वो मटेरियल ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर असाइनमेंट्स। मैं आपके ग्रुप में ये भी बता दूंगी कि असाइनमेंट को अपलोड करना होगा। बाय द वे दिस असाइनमेंट हैज टू बी अपलोडेड ऑन टू एलएमएस। ठीक है? एलएमएस के ऊपर ये असाइनमेंट है और उसकी एक लास्ट डेट है। और इसके अलावा भी आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, तो आप काइंडली इसको असाइनमेंट को हल करें और आपको लास्ट डेट दूंगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी मोर देन 3 मोर देन अ वीक। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर असाइनमेंट आपने करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर और लुकिंग फॉरवर्ड टू योर असाइनमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज।